ये दुनिया ने तो लॉकडाउन देखा है कोरोना के आने के बाद, लेकिन कश्मीरियों ने तो 5 अगस्त 2019 से ही लॉकडाउन देखा है। और लॉकडाउन ऐसा वैसा नहीं देखा, बल्कि क्रैकडाउन देखा है। हज़ारों हज़ार नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, नाबालिग लड़कों को उठा उठा के कहाँ कहाँ जेलों में, आगरा तक ले जाके, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, फलां कहाँ कहाँ ले जा करके उनको ढकेल दिया। मोदी सरकार ने जो पिछले 7 साल में जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी के फैसले लिए हैं वो सारे सरासर गलत लिए हैं। और प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री जी थे, अब खंड खंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री जी होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उन कश्मीरी लीडरों से आंखें मिला रहे होंगे, कैसे नज़र मिलाएंगे आज उनसे, जिनको कल तक वो चोर, बेईमान और फला फला बता करके जो है उनके घरों को जो है कैद खाना बना दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उमर गौतम को अगर ATS के लोग 10 दिन 15 दिन अपनी तहवील में रख कर के और उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, तो मुझे यकीन है कि 5, 7, 10 उनमें से भी मुसलमान हो जाएंगे। और अगर योगी खुद जाकर के उमर गौतम से 5, 7, 10 घंटे बैठ के बात करेगा, मुझे यकीन है कि वो खुद मुसलमान हो जाएगा, उतार देगा भगवा चोला, फेंक देगा उठा करके। देखिए, वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। 5 अगस्त 2019 को जब बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, गैर आइनी तरीके से एक तजवीज़ पेश करके पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरह से अपने कसरत एदाद व शुमार की बुनियाद पर, पार्लियामेंट में ज़ाहिर है उनको अक्सरियत हासिल है, 350 से ज़्यादा उनके मेंबरान हैं, उस बुनियाद पर उन्होंने एक मनमाना अमेंडमेंट जो है 370 में वो पास करा लिया। हालांकि जो लोग आइन संविधान के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं, उनका कहना ये है कि वो तरीक़ा ही गैर आइनी है, असंवैधानिक है, वो लीगल नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि भाई ये सारा खेल तो सरों के गिने जाने का है, पार्लियामेंट के अंदर जो है उनकी तादाद ज़्यादा है, उन्होंने अपने वोटों की कसरत की बुनियाद पर जो है अपना प्रस्ताव पेश करके पास करा लिया और लागू भी कर दिया अपनी ताकत की बुनियाद पर। चूँकि कश्मीर को उन्होंने, ये दुनिया ने तो लॉकडाउन देखा है कोरोना के आने के बाद, लेकिन कश्मीरियों ने तो 5 अगस्त 2019 से ही लॉकडाउन देखा है। और लॉकडाउन ऐसा वैसा नहीं देखा, बल्कि क्रैकडाउन देखा है कि बिल्कुल हज़ारों हज़ार नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, नाबालिग लड़कों को उठा उठा के कहाँ कहाँ जेलों में, आगरा तक ले जाके, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, फलां कहाँ कहाँ ले जा करके उनको ढकेल दिया। घर वालों को पता भी नहीं, उनके घरों में मातम होते रहे, कोई पुरसान हाल नहीं, बीमार हो गए लोग, उनकी दवाई नहीं, किसी को खाने को नहीं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। जुल्म की इंतहा करते हुए उन लोगों को उसी वक्त जो है एक मुसीबत में मुब्तला किया गया। बाद में अल्लाह ताला ने जो है वो सभी को दिखा दिया कि लो भैया अब तुम भी खुद कैद में आ जाओ। बहरहाल उस वक्त से लेकर आज तक इस हुकूमत ने अब तक तो किसी की सुनी नहीं थी, इस पे मानी नहीं थी, ना किसी कश्मीरी की सुनी, ना किसी गैर कश्मीरी की सुनी, ना अपोजिशन पार्टियों की सुनी। लेकिन अब जिस तरह से अचानक फ़ैसला किया गया और अचानक फ़ैसला करके कश्मीर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, तो क्या एक बहुत बड़ा फैसला है ये। क्या ये किसी दूसरे मुल्कों के ये दबाव में क्या किया गया है इसको बैठक? ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, मैं उस सिलसिले में भी बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि चलिए साहब, तकरीबन 2 साल के बाद ही सही, आपने कम से कम कुछ सुध तो ली। आपने कश्मीरियों को शायद अपनी सियासी ज़रूरत के एतबार से ही कुछ तो ये समझा कि हाँ ये भी कहीं आदमियत के दायरे में आते हैं, वरना आपने तो उन्हें
पता नहीं क्या समझ करके जो है दड़बों में बंद करने का एक कारनामा कर रखा था, और उस पर आप अपना सीना भी ठोंकते थे कि देखिए हमने तो ये कर दिया। आपके होम मिनिस्टर आपसे ज़्यादा ठोंकते थे, और मुझे लगता है कि आइंदा भी ठोकेंगे, इसलिए कि सुधरने वाले तो हैं नहीं आप लोग। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा, जैसा कि आपने सवाल में अपने कहा कि क्या इसमें कहीं बैरूनी कोई दबाव भी है, तो मैं भी यही समझता हूँ और चर्चाएं भी यही हैं कि ये फ़ैसला जो अचानक जिस तरह से हुआ है, चूँकि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है पिछले 2-3 महीनों के अंदर हालात में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। जो सियासी ब्लॉक बने हुए थे उनमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उनमें जो है इस वक्त चूँकि हमारी जो मोदी सरकार ने जो पिछले 7 साल में जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी के फ़ैसले लिए हैं वो सारे सरासर गलत लिए हैं, और वो बिल्कुल इस स्टेप से लेते गए, बिल्कुल एक तरह से घमंड के अंदाज में, वो ये समझ करके कि जैसे हम मुल्क के अंदर अपनी ताकत और कसरत की बुनियाद पर लोगों को दबा करके फ़ैसले कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो उनको माने, कि शायद इसी तरह से जो है वो ये समझ रहे होंगे अनाड़ी लोग कि हम इसी तरह से जो है बैनुल अक़वामी दुनिया में भी अपने फ़ैसलों को मनवा लेंगे। लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी में जो है हैकड़ी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। अरे अमेरिका जैसे सुपर पावर की नहीं चलती तो फिर हम कहाँ हैं? हम तो अभी अपने आप को विश्व गुरु बनाते बनाते भी जो है सबसे फसड्डी होकर के गिर पड़े हैं गड्ढे में। कोरोना के दौर में हमने देख लिया, जब हम दवाई नहीं दे सके, किसी को इलाज नहीं दे सके, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं दे सके, मरते हुए लोगों को चिताओं की जगह नहीं दे सके, कफन नहीं दे सके, बल्कि कफन नोचवा लिया हमारे हुकूमत ने। तो हमने देखा कि इलाहाबाद के गंगा घाट में, बनारस के गंगा घाट में किस तरह से उन शवों के ऊपर से जो उनकी समाधियों के ऊपर से जो है वो रामनामी के जो है कफन नुचवा दिए गए हैं। तो हमारी सरकार के तो ये कारनामे हैं। मैं बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाह रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक इंटरनेशनल दबाव के तहत फ़ैसला लिया गया है, और चूँकि बहुत जल्दी हमारे खंड खंड होते प्रधानमंत्री जी, जो अब तक प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री जी थे, अब खंड खंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री जी होने जा रहे हैं। अब उनको चूँकि अमेरिका की यात्रा भी करनी है, बहुत दिन हो गए ना बाहर नहीं गए, तो अब मोदी जी को चूँकि अमेरिका भी जाना है, वहाँ भी कुछ कहना है, और अमेरिका बहादुर जो है वो खुद बेबसी में है, क्योंकि उसे जिस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में जिस तरह से अमेरिका को नाकामी हाथ लगी है, वो खुद अपने आप पसोपेश में पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उस खेल का हिस्सा भी है। उसमें चूँकि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नाक़िबत अंदेशी में एक बस अपनी हैकड़ी और अपने घमंड फैसले लेते रहे, चाहे हाँ, फैसले जो है अपनी हैकड़ी और घमंड के फैसले लेते रहे, और नतीजा ये हुआ कि तन्हा पड़ गए और कहीं कोई पूछने वाला नहीं रहा। ऐसी सूरत हाल में अब क्या करेंगे? अंकल साहब जो कहेंगे, जो बाइडन जी, अमेरिका बहादुर जो कहेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं वहीं से डोरें हिल रही हैं, और उनके मुताबिक जो है अब इनको ये करना मजबूरी में करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग से जो गोदी मीडिया जो ठुमके लगाया करता है बीजेपी और आरएसएस के इशारों पे, और अपने चैनलों के जो कोठे हैं इनके बने हुए, जिनको लोग स्टूडियो कहते हैं, मैं कहता हूँ उनको वो इन मीडिया चैनलों के कोठे हैं, जहाँ पर ये मुजरा करते हैं रोज़ाना शाम को। तो इन मुजरा करने वाले मीडिया चैनलों में तो आज मातम हो रहा होगा मुजरे की जगह, कि अरे ये क्या हो गया, हम तो वहाँ कश्मीर में जा कर के महल बनाने वाले थे, हम तो वहाँ कोठी बनाने वाले थे जा कर के कश्मीर में, हमें तो जो है प्लाट देने वाले थे मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन वो तो कश्मीरियों को ही जो है फिर से ला करके जो है उन्हीं से बात करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके यहाँ बड़ा मातम हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल मोदी साहब अगर इस सिलसिले में कुछ करना चाह रहे हैं वाक़ईतन, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं लगती, इसलिए कि ये लोग धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी जुमलेबाजी ही है। जिस तरह से उन्होंने तकरीर की है मोदी साहब ने, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
जिस तरह से कहा कि दिल से दिल्ली के फासले मिट जाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल जुमले गढ़ने का उनका पुराना शौक़ है और आदत हो गई है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए कि उन्होंने कोई कंक्रीट बात, कोई ऐसा वादा उनसे ना तो 370 के मामले में किया है, ना 370 पर वहाँ पर कोई ज़्यादा बहस हुई है। कुछ लोगों ने सुना उठाया है मसला, वो चूँकि कश्मीरी तो उठाएंगे। कश्मीरियों को तो अपनी वो स्वायत्तता और अपना वो मुआहिदा जो हिंदुस्तान से उन्होंने किया था उस वक़्त जब हिंदुस्तान में विलय किया गया था कश्मीर का, तो जाहिर सी बात है कि मुआहिदा करके किया था। तो उनकी ख्वाहिश तो हत्तल इम्कान ये है कि हम अपने उस मुआहिदे के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जाए, तो वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने वो बात कही है। तो क्या लगता है कि ये लागू होगी दोबारा? उन्होंने आज जैसा कि मीटिंग में बात हुई है, चर्चा, उसमें तो ये लग रहा है कि उन्होंने चूँकि ये कहा है कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए यहाँ पर उस पर ज़्यादा चर्चा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने जो अपनी बात कहनी थी वहाँ पे कह दी। कश्मीरियों ने तो, फारूक अब्दुल्ला ने भी कही, उमर अब्दुल्ला ने भी कही, महबूबा मुफ्ती ने भी कही, जिन औरों को कहना थी उन्होंने भी कही। लेकिन सवाल ये है असल में कि हुकूमत को जो है संजीदगी से क्या करना है, ये हुकूमत को तय करना है। अगर हुकूमत चाहती है कि वाक़ईतन उसे लॉन्ग टर्म में अपने मुल्क की पॉलिसी को ऐसा बनाना है कि सहूलत के साथ और आफ़ियत के साथ अपने मसाइल को हल करके अपने मुल्क के मामलात को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर जो है कहीं ना कहीं कुछ ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। खाली जुमले गढ़ने या जुमले बोल देने से मामला नहीं होता। जैसे इसमें अब्दुल्ला उमर ने कहा कि एक मुलाकात से दिलों के फासले कम नहीं होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बात कही है उमर अब्दुल्ला ने कि जाहिर सी बात है 2.25 साल से आपने लोगों को कैद में बंद किया हुआ है, उनकी अनदेखी ऐसी कर रहे हैं कि आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, बल्कि आप पैरेलल जो है वहाँ से छुट भइयों को निकाल के ये समझ रहे थे कि इन छुट भइयों को खड़ा करके हम इनको कश्मीरियों का लीडर जो है वो बना देंगे। लेकिन ये आपसे मुमकिन हो नहीं पाया 2.25 साल में। इसलिए जो है आपने प्लांटेड लीडरशिप जो आपका सपना था उसमें नाकाम होने के बाद आपने मजबूरन उन्हीं को बुलाया जिनके बारे में आप कहते थे ये अब्दुल्लाज, ये मुफ्तीज़, ये बेईमान हैं, ये लुटेरे हैं, ये फला हैं, ये इन्होंने लूट के खा लिया, इन्होंने ये कर लिया। आप मजबूर हुए, आपने फिर उन्हीं को बुलाया। अरे भाई, अगर आप जो है कल इतना आगे बढ़ कर के इतना बुरा ना बोलते, बल्कि कुछ जिम्मेदारी के ओहदों का अपना पास लिहाज रखते हुए कुछ लिमिटेशन में बोलते, बात करते, जो एक ज़िम्मेदार को और मुल्क के बड़े ज़िम्मेदारों को जो अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए उस तरह से आप बोलते तो शायद, बल्कि मुझे तो हंसी आ रही थी उस वक़्त। मैंने कहा आज किस तरह से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उन कश्मीरी लीडरों से आंखें मिला रहे होंगे, कैसे नज़र मिलाएंगे आज उनसे जिनको कल तलक वो चोर, बेईमान और फला बता करके जो है उनके घरों को जो है कैद खाना बना दिया था। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना ज़मीर है, उनका अपना ज़र्फ़ है कि वो किस तरह से क्या बात करते हैं। ये माना जाए कि कश्मीरियों के लिए ये एक उम्मीद की न, मैं नहीं समझता कि कश्मीरियों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी। हाँ, कुछ कश्मीरी लीडरों को हो सकता है कि इससे उम्मीद हो, इसलिए कि देखिए कश्मीरियों ने अपनी जिस स्वायत्तता और अपने जिस मुआहिदे को अमल में लाने के लिए लाखों नौजवानों को कुर्बान कर दिया हो, तो मैं समझता हूँ कि उनको आप इस तरह से जो है अचानक पोर्ट लेना तो आसान नहीं है। हाँ, उनको ये आप संजीदगी के साथ रफ्ता रफ्ता उनको जो है कुछ सहूलतें दे करके, उनके कुछ चीज़ों को मान करके जो जायज़ और अपने कानून के आइन के दायरे में हो उनको तस्लीम करते हुए आप आगे बढ़ते, 2 कदम आप आगे बढ़ते, 2 वो बढ़ते, तो शायद अब तक बात होती। लेकिन आपने वैसा ना करके आप अपनी ताकत मुसल्लत करने का आपने जो है वो दिखावा किया ताकि आप अपने वोट बैंक की सियासत में कामयाब रहें। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, चूँकि जो इस वक्त का सिनेरियो है मुल्क का भी और बाहर का भी, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, फला भी आ रहे हैं, और फिर योगी और मोदी का जो टकराव है और आरएसएस जिस तरह से योगी का साथ दे रहा है मोदी के मुकाबले में, मोदी को बैकआउट करने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में अगर मरकज़ी हुकूमत थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का सबूत दे और अपने मुल्क के हालात को संभालने
और मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये जो नफ़रत, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हों, हिंदुस्तान के मुसलमान हों, ये जो नफ़रत का और घृणा का और पकड़ का और धकड़ का, ज़बरदस्ती लोगों को झूठे केसेस में मनगढ़ंत कहानियों के तहत जैसे उमर गौतम को फंसा दिया। अब एक ऐसा सीधा सच्चा बहुत ही कोमल कैरेक्टर का मुसलमान, और मैं उसको जिस तरह से फंसाया वो ख़ुद अपने आप में हैरत की बात है। मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा तो आप यकीन जानिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उमर गौतम को अगर ATS के लोग 10 दिन 15 दिन अपनी तहवील में रख कर के और उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, तो मुझे यकीन है कि 5, 7, 10 उनमें से भी मुसलमान हो जाएंगे। और अगर योगी खुद जाकर के उमर गौतम से 5, 7, 10 घंटे बैठ के बात करेगा, मुझे यकीन है कि वो खुद मुसलमान हो जाएगा, उतार देगा भगवा चोला, फेंक देगा उठा करके। उमर गौतम तो इतना सीधा सच्चा पक्का मुसलमान है, उस बेचारे को क्राइम से नफ़रत, उसको झूठ से नफ़रत, उसको जुल्म से नफ़रत, वो तो बिल्कुल सीधा सच्चा कि भाई मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, और हिदायत दी तो अब मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि भाई मैं तमाम लोगों को बताऊं कि देखो हम जिस जहन्नम की आग की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, उसमें हमारे लिए ख़तरा ही ख़तरा है, उस आग से बचो। तो ठीक है, अगर उसके लिए हर आदमी आईन और संविधान के दायरे में रह करके अपने मज़हब की तबलीग करता है, उसकी अच्छाइयों को बयान करता है, और आदमी को उसके जान बचाने के लिए दुनिया और आखिरत, चूँकि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं यही नहीं है असल, बल्कि इस मरने के बाद जो असल जीवन शुरू होना है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, स्वर्ग और नर्क का जहाँ पर फैसला होगा। तो अगर आदमी यहाँ से ईमान के रास्ते को छोड़ करके गलत शैतान के रास्तों पे जाएगा और शैतान के रास्तों पे ज़िंदगी गुजार के मरेगा, जाहिर सी बात है नर्क में जाएगा, और नर्क की आग जो है उसे ज़िंदगी भर जलना पड़ेगा। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इंसानियत की हमदर्दी में उसको ये बात बताएं कि देखो नर्क की आग से अपने आप को बचाओ, और उसका रास्ता ये है। ये हमारा आईन, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है कि हर आदमी अपने मज़हब की तबलीग बिल्कुल कर सकता है। और उसी मुख्यमंत्री तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करने की बात कर रहे हैं और NSA वगैरह देखिए, लगाने की उन पे बात कर रहे हैं। असल में यूपी के मुख्यमंत्री को तो लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने की आज से नहीं, बरसों से, दशकों से आदत पड़ी हुई है। जब से वो आदमी उत्तराखंड की पहाड़ियों में से छोड़ करके यहाँ आके पड़ा था इस गोरखनाथ मंदिर में, महंत अवैद्यनाथ के चरणों में, तब से ही वो गुंडागर्दी करके पहले किसी की दुकान पे कब्ज़ा करना, पहले किसी के घर पे कब्ज़ा करना, पहले किसी की फलां पे कब्ज़ा करना, तो उसका काम तो बिल्कुल वही था। वो तो आप यकीन जानिए वो एक गुंडा था भाई, बाकायदा उसने गुंडों की फ़ौज पाल रखी थी। वो जो उसकी क्या रोहिणी है, क्या कौन सी रोहिणी उसने बना रखी थी, वो गुंडों की फ़ौज ही तो थी, वो गुंडागर्दी कराता था। तो वो तो एक गुंडे कैरेक्टर का आदमी है, बस गिरवा चोला उसने चूँकि पहना हुआ है, और महंत अवैद्यनाथ की चूँकि उसने जो है उनके चरणों में बैठ कर के उनको खुश कर लिया, उन्होंने उसको वहाँ पे उसमें बैठा दिया अपनी पीठ पे, और वहाँ बैठ कर के उस मंदिर में बैठने का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा करके गिरवा रंग का पहन करके वो अपने क्राइम को कर रहे हैं। आज वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन जहनीत तो नहीं बदली। जो कैरेक्टर या सोच जो क्राइम की है वो तो यूँ की तू है। पहले क्राइम दूसरे अंदाज में करता था बंदा, अब जो है कानून को जो है क्राइम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोगों की प्रॉपर्टियां, लोगों को मारना, लोगों के घरों को करना, ठोक देना, ये किसी चीफ मिनिस्टर की ज़बान होती है? ये तो एक क्रिमिनल गुंडे की ज़बान होती है कि ठोक दो। आखिरी सवाल ये है कि जो नेशनल मीडिया है वो अपनी तफ्तीश में बता रही है कि जाकिर नायक से भी जो है इसके संबंध बताए जा रहे हैं मौलाना उमर। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो मीडिया है पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरे इसमें बर्रे सग़ीर में कोठे हुआ करते थे तवाइफ़ों के, और उन तवाइफ़ों के कोठों में शाम को रोज़ाना महफ़िलें सजा करती थी। उन महफ़िलों में ढोलकची जो है वो ढोलक बजाते थे, तबलची तबले बजाते थे, बीन वाले हारमोनियम बजाते थे, और वो पूरी महफ़िल सजती थी। और पैसों वाले नवाब, रईस और दौलतमंद लोग जो है वो आकर के जो है वहाँ बैठते थे और मुजरा देखते थे, और तवाइफ़ें ठुमके लगाती थीं। और जब वो ठुमके लगाती थी तो वो नवाब रईस जो है अपनी थैलियों में से दौलत निकाल के उन पर
फेंक दिया करते थे, तो वही काम आज हो रहा है। आज सत्ता जो है इन पर पैसे फेंक रही है और ये ठुमके लगा रहे हैं अपने उन कोठों पर, जिनको ये मीडिया के स्टूडियो कहते हैं। उन कोठों में ये मुजरे कर रहे हैं और ये सत्ताधारी जो है उनको दौलत निछावर उन पे कर रहे हैं। तो दोनों का काम चल रहा है। ये आपके मीडिया का कैरेक्टर है, इसलिए मीडिया पे मत जाइए। मीडिया ने अब तक कौन सा केस ऐसा है जिसमें जो ये पहले दाऊद इब्राहिम हुआ करता था, उसके बाद ISI होने लगी थी, फिर उसके बाद ISIS लाए थे, फिर एक इंडियन मुजाहिदीन लेके आए थे, लेकिन कहाँ हैं सारे केस? 100 में से 97 आदमी जो है 10 साल 12 साल 15 साल जेल में गुजार करके बाइज्जत बरी होकर के आ रहे हैं। और ये मीडिया जो है, ये जो मैं क्या कहूँ इसके लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने, चूँकि मैं अपने मेयार को गिराना नहीं चाहता इससे ज़्यादा, कि क्या इनका कोई मेयार है? ये किस तरह से उन लोगों के बारे में भी बका करते थे, अब भी वही इनका कैरेक्टर है। अच्छा, इनको शर्म चूँकि है नहीं, हया है नहीं, ये जलील लोग हैं, तो अपनी जलालत की उसी कहिए कि कुंड में डूबे हुए हैं, तो उनको अपना काम करने दीजिए। ठुमके लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, दौलत मिल रही है, लेने दीजिए, छोड़िए उनको। संजीदा लोगों की बात करनी चाहिए और संजीदा कामों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।